अंकुश प्रताप सिंह अमेरिका से एमबीए की डिग्री लेकर आया था और अपने पिता दिलावर प्रताप सिंह का बिजनेस संभाल रहा था। दिलावर प्रताप बहुत रईस था। उसकी पत्नी सविता प्रताप सिंह एक समाज सेविका थी। मुंबई में दिलावर का बहुत बड़ा बंगला था। अंकुश दिलावर का इकलौता सपूत था, माँ बाप का लाडला। अंकुश 6 फीट लंबा, गोरा रंग, आकर्षक छवि का मालिक था। यूँ तो अमेरिका में गोरी सुंदरियों की कमी नहीं थी, मगर कोई भी सुंदरी अंकुश के दिल को भेद नहीं सकी। 2 महीने ही बीता था अंकुश की आने का, मगर उसने पिता का बिजनेस बखूबी संभाल लिया। अंकुश शाम को अक्सर सी व्यू पर अपनी गाड़ी से घूमते जाता था। गाड़ी को साइड में लगाकर वो समुंदर की लहरों को खूब देखता था। उसे कुदरत से बहुत लगाव था। एक दिन ऐसे ही अंकुश समुद्र किनारे बैठकर कंकड़ फेंक रहा था कि उसने देखा उसके साथ कोई और भी है जो कंकड़ फेंक रहा है। उसने पलटकर देखा तो देखता ही रह गया। वो लड़की कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी। उसका दमकता हुस्न चांद को भी फीका करने वाला था। अंकुश को देखते देखते ही वो लड़की उठी और गायब हो गई। अंकुश बेसुध सा बस उसे देखता जाता रहा। उसके जाने के बाद अंकुश को होश आया। पहली बार अंकुश की धड़कन को कुछ हुआ था। सप्ताह में 2 दिन वो लड़की जरूर सी बीच पर जाती थी। अब अंकुश भी बराबर जाने लगा था ताकि उस मासूम गुड़िया को देख सके। वो सी बीच पर आती और आधे घंटे बैठकर चुपचाप लहरों को देखती, फिर उठकर चली जाती। अंकुश 1 महीने तक उसको चुपचाप देखता रहा। अंकुश उसकी खूबसूरती देख हैरान था। क्या कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है? अंकुश बस यही सोचा करता। अब अंकुश से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस लड़की का पीछा किया। वो लड़की ऑटो पकड़ी और अपने घर की तरफ चली गई। अपनी गाड़ी से अंकुश ने भी उसका पीछा किया। उसका घर गरीबों की टोली में था। वो लड़की गली से होती हुई अपने घर में चली गई। अंकुश भी गाड़ी सड़क पर खड़ी करके उसका पीछा कर उसका घर भी देख आया। बहुत गरीब फैमिली से थी वो लड़की। अंकुश ने उसकी छानबीन कराई तो पता चला उसके पिताजी एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करते हैं और किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं। एक दिन अंकुश उस लड़की के पास गया और पूछा, मिस, आपका नाम क्या है? उसने पलटकर अंकुश की तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया और उठकर वहाँ से चली गई। अंकुश उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। जाने क्या कशिश थी उसके चेहरे में कि अंकुश दीवाना हुआ जा रहा था। बिंदिया रोज सी बीच पर आती थी, समुद्र की लहरों को देखती और अपने दर्द को इन लहरों से तुलना करती। यहाँ आकर बिंदिया को बड़ा सुकून मिलता था। बिंदिया के पिता विनय कश्यप एक स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे और बिंदिया की माँ बनीता कश्यप एक घरेलू महिला थी। बिंदिया की एक छोटी बहन वर्षा और एक छोटा भाई विशाल भी था। एक खूबसूरत लड़के को बिंदिया ने जब अपना पीछा करते देखा तो वो सकपका गई। उस लड़के की आंखों में बिंदिया के लिए बेशुमार मोहब्बत झलकती थी। जब उसने बिंदिया से उसका नाम पूछा तो बिंदिया कोई जवाब ना दे सकी। कैसे देती बिंदिया कोई जवाब, क्योंकि वो तो बचपन से ही गूंगी थी। डॉक्टर का कहना था कि भविष्य में इसकी आवाज़ निकल आएगी, पर अभी तक बिंदिया की आवाज़ नहीं निकल सकी। बिंदिया 23 साल की नई युवती बन चुकी थी और ग्रेजुएशन भी 1 महीने पहले कर चुकी थी। गरीब घर की बिंदिया पढ़ने में बहुत तेज़ थी, मगर आर्थिक तंगी के कारण बिंदिया आगे नहीं पढ़ सकती थी। बिना आवाज़ के बिंदिया का दम घुटता था। जब कोई बच्चा उसे गूंगी गूंगी कह के पुकारता तो उसका मन शिथिल पड़ जाता, अरमानों पर आंसू पड़ जाते। बिंदिया को ऐसा महसूस होता जैसे कि वो बिना अस्तित्व के जी रही है। मगर जब से बिंदिया ने उस लड़के की आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत देखी तो उसके अरमानों की चिंगारी जल उठी। मगर उसने अपने अरमानों की चिंगारी को जलने से पहले ही बुझा दिया, ये कहकर कि सुन बिंदिया, कहाँ वो कोई राजकुमार जैसा खूबसूरत ऊंचे घराने का लड़का और कहाँ तो तू एक गूंगी है। तुम्हें कौन स्वीकारेगा और इतने अच्छे लड़के का भविष्य क्यों खराब करेगी? इसलिए बेहतर ये है कि तू अपने आप को शर्मिंदा होने से बचा ले, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि तू गूंगी है तो शायद वो भी तुम्हें अस्वीकार कर देगा। इसीलिए बिंदिया ने सोचा कि आज आखिरी बार उन लहरों में अपने जज्बात को बहा देगी और फिर कभी वहाँ नहीं जाएगी। एक समुंदर की लहरें ही थी
जो बिंदिया को सुकून देती थी जब वो भी बिंदिया से छिनने वाली थी। अंकुश को जब वो लड़की नज़रअंदाज करने लगी तो अंकुश को बड़ा गुस्सा आया। आज अंकुश ने भी सोच लिया, चाहे वो मुझे छिछोरा समझे या कुछ भी, आज उससे बात करके रहूँगा और अपनी मोहब्बत का इकरार भी उससे करूँगा। इसीलिए अंकुश उस लड़की के आने से पहले ही आ गया। शाम के 5 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद वो लड़की आई और अंकुश की तरफ देखे बिना समुंदर की लहरों के बीच चली गई और उन लहरों से खेलने लगी। अंकुश ने देखा वो लड़की भला की खूबसूरत और मासूम लग रही थी। समुंदर की लहरों से खेलते हुए उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे बहुत सुकून मिल रहा हो। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें मूंद ली। अंकुश बस उसे निहार रहा था। कुछ लड़कियां भी लहरों से खेलकर वापस हो गए, मगर वो लड़की अभी भी पलके मूंदे उन लहरों को अपने भीतर महसूस कर रही थी कि अचानक से लहरों की गति तेज हो गई और वो लड़की लहरों से उलझ गई और लहरों के साथ बहने लगी। अंकुश ने जब ये देखा तो फौरन समुद्र में छलांग लगा दी और बहती हुई उस लड़की की बाहें पकड़ लिया और गोद में उठाकर उसे बाहर निकाला। बिंदिया ने अपनी आंखें खोला तो उसी लड़की के बाजू के घेरे में खुद को पाया। उसके पेट से पानी निकलने पर वो होश में आई थी। उस लड़के ने बिंदिया के सर को हिलाकर कहा, मेरा नाम अंकुश प्रताप है और तुम्हारा? बिंदिया ने अब उसका नाम जाना कि उसका नाम अंकुश है। बिंदिया ने उसकी शर्ट की जेब की तरफ इशारा किया तो अंकुश ने अपनी डायरी निकाल कर उसे दिया। फिर बिंदिया ने उसकी शर्ट की जेब से कलम निकाली और डायरी पर लिखा बिंदिया। फिर वो मुस्कुराकर उठी और इशारे से बाय बोलकर चली गई। अंकुश को सी व्यू पर आए 1 सप्ताह हो चुका था, मगर बिंदिया कभी भी दिखाई नहीं दी। अंकुश परेशान उठा, आखिर बिंदिया सी व्यू पर आती क्यों नहीं? अंकुश के दिल को करार नहीं मिल रहा था। वो बेकरार हुआ जा रहा था। बार बार अपनी डायरी निकालकर उसका नाम पढ़ता जिस पर उसने अपने नाजुक और सुंदर हाथों से बिंदिया लिखा था। मन ही मन अंकुश बिंदिया से मोहब्बत का इकरार किया करता, दिन में हजारों बार, हर पल हर घड़ी। उस पर एक नशा सा तासिर था। इसी नशे के आलम में अंकुश एक दिन बिंदिया के घर पहुंच गया। बिंदिया ने जब अंकुश को देखा तो वो घबरा गई। अंकुश ने देखा बिंदिया के घर में शादी जैसा माहौल था, जैसे कुछ ही दिनों में किसी की शादी होने वाली हो। बिंदिया की माँ ने जब अंकुश से पूछा, कौन हो बेटा? तब अंकुश ने बिंदिया की माँ से कहा, आंटी मेरा नाम अंकुश है, मैं अक्सर सी व्यू पर जाता हूँ। तो वहीं बिंदिया से मुलाकात हुई। कुछ दिनों से देखा कि बिंदिया नहीं आ रही तो उसका हाल चाल जानने आ गया। बिंदिया की माँ को अंकुश ने नमस्ते किया। अंकुश का परिचय जानकर बिंदिया की माँ ने अंकुश को बैठने के लिए कहा। छोटा सा एक कमरा था, मगर काफ़ी साफ सुथरा लग रहा था। बिंदिया की माँ कमरे से बाहर चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद बिंदिया सब पकाती हुई चाय लेकर आई। जब चाय की कप बिंदिया ने अंकुश की तरफ बढ़ाई तो अंकुश ने बिंदिया का हाथ थाम लिया और चाय की कप को परे रख दिया। बिंदिया की आंखों में झांककर बेताब होकर अंकुश ने कहा, बिंदिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो और मेरी बेताब धड़कनों की प्यास बुझा दो। मैं तुमसे ही शादी करूँगा, केवल तुमसे। तुम जब कहो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। बिंदिया को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अंकुश ऐसी हरकत भी कर सकता है। गुस्से से बिंदिया ने हाथ झटक कर दूर खड़ी हो गई तो अंकुश को लगा कि शायद बिंदिया को मेरा प्यार स्वीकार नहीं। फिर से बिंदिया के करीब आकर जुनूनी अंदाज में अंकुश बिंदिया को अपनी गिरफ्त में लेकर पूछने लगा, मेरी बात का जवाब दो बिंदिया। फिर भी बिंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी किसी के आने की आहट से अंकुश तेजी से चाय की कप लेकर चाय पीने लगा। दीदी देखो जीजू का फ़ोटो। बिंदिया का भाई विशाल जीजू का फ़ोटो बिंदिया को दिखाने लगा तो अंकुश ने विशाल को अपने पास बुलाया और पूछा, कौन जीजू, किसकी फ़ोटो? तब मासूमियत में विशाल ने जवाब दिया, 4 दिनों के बाद मेरी दीदी की शादी है, ये हमारे होने वाले जीजू हैं। ये सुनकर अंकुश के चेहरे का रंग उड़ गया। दीदी को फ़ोटो दिखाकर विशाल और सबको दिखाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। तो ये बात थी बिंदिया, मगर मैं तुम्हारी शादी किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी दुल्हन बनोगी। शब्दों को चबा चबा कर अंकुश ने गुस्से में कहा। बिंदिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। अंकुश ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और
खुद पर तानते हुए कहा, मैं खुद को सूट कर दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो तुम्हें अभी और इसी वक्त चलना होगा मेरे साथ। अभी कमरे में फिर से विशाल आ गया। अंकुश ने गुस्से में रिवॉल्वर विशाल पर तान दिया। डर के मारे बिंदिया का बुरा हाल था। वो बिना कुछ कहे अंकुश के साथ निकल पड़ी। बाहर अंकुश की गाड़ी थी। बिंदिया को गाड़ी में बैठाकर अंकुश तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने लगा। उस समय बिंदिया की माँ पड़ोस में चली गई थी। बिंदिया और अंकुश को देखकर कोई भाप नहीं सकी कि क्या बात है, मगर सब हैरान जरूर थे कि इतनी बड़ी गाड़ी में आने वाला रईस कौन था। जाते समय अंकुश ने विशाल के हाथों में 1000 के 2 नोट थमा दिया, ये बोलकर कि टॉफियाँ खा लेना, किसी को कुछ भी मत बताना। बिंदिया के मन में अंकुश के लिए प्यार था, मगर अंकुश ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए जो कदम उठाया था वो बिंदिया की नज़र में सरासर गलत था। बिंदिया के मन में अंकुश के लिए नफरत पनप गई, मगर अंकुश को इन बातों का अंदाज़ा भी नहीं था। अपनी मोहब्बत को खोने के ख्याल से ही अंकुश अपना होश खो बैठा, इसीलिए ऐसी हरकत कर बैठा। गाड़ी दौड़ाता हुआ अंकुश एक होटल में जाकर रुका। वहाँ अपने दोस्तों को बुलाकर बिंदिया के लिए और अपने लिए शादी का जोड़ा मंगवाया। ब्यूटी पार्लर से लड़कियाँ आकर बिंदिया को तैयार करने लगी। बिंदिया की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बिंदिया दुल्हन बनकर बला की खूबसूरत लग रही थी। अंकुश की दोस्त विनय ने कहा, यार तुम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे जल्दबाजी में? नहीं यार, बिंदिया मेरी ज़िंदगी बन चुकी है, मेरी सांस बन चुकी है। उसके बिना मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपनी मोहब्बत पाने के लिए ये कदम उठाया है। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। अंकुश की बातें सुनकर विनय चुप हो गया। शादी का अरेंजमेंट एक मंदिर में किया गया। अंकुश के दोस्त विनय ने काफ़ी मदद की। दुल्हन के जोड़े में जब अंकुश ने बिंदिया को देखा तो अपना होश खो बैठा। किसी रियासत की महारानी लग रही थी बिंदिया, तो अंकुश भी किसी रियासत का महाराज लग रहा था। आनन फानन में अंकुश और बिंदिया की शादी हो गई। गुस्से और आंसू से बिंदिया का चेहरा लाल हो उठा था। शादी 2 बजे रात को संपन्न हो गई। तब अंकुश की जान में जान आ गई। अंकुश ने पागलपन में ये नहीं सोचा कि बिंदिया कुछ बोल क्यों नहीं रही, आंसू ही क्यों बहा रही है। बिंदिया गूंगी थी, इसीलिए वो अपना दर्द अंकुश के सामने बयां नहीं कर पा रही थी। जब अंकुश को ये सच पता चलेगा कि इतनी हसीन बिंदिया के पास जुबान नहीं है तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। सुबह के 5 बजे अंकुश बिंदिया को लेकर अपने शानदार बंगले पर पहुंचा। दरवान ने बंगलों का गेट खोलकर सलाम किया। उसके बाद अंकुश ने गाड़ी पार्क करके बिंदिया को गाड़ी से निकलने में मदद की। फिर उसका हाथ थाम कर गेट तक जा पहुंचा। तब तक गेट पर अंकुश की मम्मी डैडी पहुंच चुके थे। अंकुश के दोस्त ने फ़ोन करके उन्हें सच बता दिया था, जिसे सुनकर उनका दिल दहल उठा। शाबाश अंकुश प्रताप सिंह, आपके कारनामे तो काबिल तारीफ़ हैं। आप मोहब्बत के नशे में इतने चूर हो गए कि आपने ये तक नहीं देखा कि आप जिस लड़की से शादी करने जा रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। गंदगी में पड़ी रहने वाली लड़की को आप उठा लाए हैं और इस इंतज़ार में हैं कि मैं आपका और आपकी दुल्हन का स्वागत करूं। गुस्से में दिलावर प्रताप सिंह ने अंकुश को खूब खरी खोटी सुनाई। सुनकर अंकुश का गुस्से से बुरा हाल था। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दिलावर प्रताप सिंह, कुछ भी बोलने से पहले आप ये जान लें कि ये लड़की आपकी बहू है और इसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। अंकुश ने गुस्से में अपने डैड से कहा और बिंदिया का हाथ थामकर गेट से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया। 1 मिनट अंकुश प्रताप, जाने से पहले आप ये जान लें कि कल इस लड़की की बाप नाली के कीड़े मकोड़े मुझे धमकी देकर गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए लड़कियों की क्या कमी थी जो आपने एक गूंगी लड़की को भगाकर शादी रचा ली। गूंगी कहने पर अंकुश का मुंह आश्चर्य से खुल गया। शायद आपको पता नहीं कि ये लड़की गूंगी है, इसीलिए गनीमत समझिए और इस लड़की को इसके माँ बाप के हवाले कर दीजिए, वरना इस घर में, इस दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। गुस्से में दिलावर प्रताप की आवाज़ गूंज उठी। अंकुश प्रताप ने एक नज़र बिंदिया के रोते चेहरे पर डाला, फिर बिफर कर बोल उठा, मिस्टर दिलावर प्रताप, अगर ये गूंगी भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये मेरी जीवन साथी है। मैं इसका हाथ अब मरते दम तक नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अंकुश ने बिंदिया का हाथ थाम कर गाड़ी में बिठाया और वहाँ से निकल गया।
सविता प्रताप बस चुपचाप देखती ही रह गई। गुस्से से रोती सविता प्रताप की अरमानों पर आंसू पड़ गए। इकलौता सपूत ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। समाज में वो जग हंसाई के पात्र बन गए थे। हमारा बेटा अंकुश ऐसी हरकतें करेगा, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने लाड से पाला था। यही दिन देखने के लिए उस लड़की को हम अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते। रोते हुए सविता प्रताप अपने पति से कह रही थी, आज के बाद हम अंकुश का नाम लेना भी इस घर में पसंद नहीं करेंगे। उसने हमारी नाक कटा दी है। गुस्से से कहते हुए दिलावर प्रताप पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गए। अंकुश बिंदिया को लेकर होटल चला आया। होटल के कमरे में बैठी बिंदिया रो रही थी। तब अंकुश ने बिंदिया का हाथ थाम कर कहा, बिंदिया तुम मत रो, मैं तुम्हारे साथ गलत किया मगर सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने की खातिर, इसीलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। बिंदिया ने अंकुश का हाथ झटक दिया। अंकुश फिर उस रूम में चला गया। उस रूम से आया तो देखा कि बेड के एक कोने में बिंदिया सो चुकी है। फिर अंकुश भी बेड के दूसरे कोने पर जाकर लेट गया। रात भर दोनों जगे थे, इसीलिए दोनों को नींद आ गई थी। 9 बजे वेटर ने दरवाज़ा नॉक किया तो अंकुश की नींद खुली। वेटर ने चाय लाकर रख दिया। अंकुश ने बिंदिया को उठाया मगर बिंदिया नहीं उठी तो अंकुश ने चाय पी ली। फिर अपने दोस्त विनय से बातें करते करते कमरे से बाहर निकल गया। अंकुश, यार बिंदिया के लिए कपड़े लेने थे, चरण तुम आना तो साथ चलेंगे। क्या यार, भाभी को ले जाना, विनय ने कहा। नहीं यार, अभी वो बहुत गुस्से में है, नहीं जाएगी, तुम आ जाओ तब निकलते हैं। और हाँ, हमारे लिए फ़िलहाल कोई घर देख लेना, कब तक होटल में रहेंगे। अंकुश ने परेशान होते हुए कहा। ठीक है यार, मैं देखूँगा, डोंट वरी, विनय ने कहा। विनय ने बातें करके जब अंकुश कमरे में आया तो देखा कि बिंदिया जाग चुकी है। अंकुश को देखते ही बिंदिया ने अंकुश के हाथ में एक कागज़ थमा दिया। आश्चर्य से अंकुश उस कागज़ को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मिस्टर अंकुश प्रताप, आपने मुझसे शादी करके पूरी सोसाइटी में मुझे बदनाम कर दिया है, मगर आपको शायद पता नहीं कि मैं एक गूंगी हूँ जो कुछ नहीं बोल सकती। मेरी बदनामी को अब कौन धोएगा। वैसे भी मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको मोहब्बत थी हमसे, तो क्या मोहब्बत पाने का ये कौन सा तरीका हुआ। गरीबों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। आपके डैड बिल्कुल सही कह रहे थे। बिंदिया का लेटर पढ़कर अंकुश ने बिंदिया के कंधों को दोनों हाथों से थाम लिया और कहा, बिंदिया तुम गूंगी हो भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम गांठ बांध लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं पत्नी होने का अधिकार तुमसे नहीं लूँगा जब तक तुम्हारी रजा शामिल नहीं होगी। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम अब केवल मेरे नाम से जुड़ी हो और मेरी पत्नी हो। तुम्हें अब कोई बदनाम नहीं कर सकता। तुम्हारी हर बदनामी को मैं नेक नामी में बदल दूँगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि कब तुम्हारा दिल मुझे स्वीकार करता है। फिर इतना कहकर अंकुश लंबे लंबे डींग भर के बाहर चला गया, क्योंकि विनय आ गया था। बिंदिया ने अंकुश की आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत देखी, मगर वो इतनी जल्दी अंकुश को माफ़ नहीं कर सकती थी। अंकुश सच जानकर भी बिंदिया से प्यार का दावा किया। ये बात बिंदिया को झकझोर देने वाली थी। क्या वो इस काबिल थी कि कोई उसे टूट कर इतनी मोहब्बत कर रहा था। आईने के सामने खड़ी बिंदिया अपने आप से बातें करने लगी थी। बिंदिया के माता पिता बेटी की इस करतूत से लज्जित थे। बिंदिया किसी रईस लड़के के साथ भाग गई थी। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई। बिंदिया की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। एक तो गूंगी थी, ऊपर से ऐसे कारनामे। लोग हजारों ताने उन्हें सुना रहे थे। पड़ोस की महिलाएं बोल रही थी, भागना ही था तो रिश्ता तय होने से पहले भागती, माँ बाप की नाक कटवा दी। ऐसी बेटी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बेहया बेशरम कहीं की, तनिक लज्जा नहीं आई। गूंगी होके ऐसे कारनामे की। जुबान होती तो क्या करती। बिंदिया के माता पिता का सर शर्म से झुक गया था। अब लड़के वालों को क्या जवाब देंगे, यही सोचकर वो परेशान थे। किसी ने लड़के वालों को खबर दे दी। तब फ़ोन पर लड़के वाले खूब धमकियां देने लगी।
विशाल ने सारी बातें माँ से कह सुनाई। सुनकर वनिता कश्यप ने माथा पीट लिया। कितनी मासूम लगती थी बिंदिया, क्यों किसी के साथ भाग गई? सबकी जुबान पर यही सवाल था। बिंदिया के पिता ने कहा, मेरी बेटी अब मेरे लिए मर चुकी है। सारे रिश्तेदार भी मजाक बनाने लगे थे। अंकुश विनय के पास साथ जाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लाया था। बिंदिया के पहनने के कपड़े, मेकअप का सामान वगैरह। बिंदिया अपने माँ बाप की बेइज्जती का ख्याल करके बहुत परेशान थी। जाने उन पर क्या बीत रही होगी। जबकि अंकुश बिंदिया का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वो जानता था कि बिंदिया को संभलने में भी वक्त लगेगा। एक सप्ताह होते ही अंकुश ने अपने दोस्त की मदद से एक घर खरीद लिया था। फिर बिंदिया को लेकर वो उस घर में शिफ्ट हो गया। किचन का सारा सामान अंकुश खरीद ले आया। बिंदिया ने हालात से समझौता कर लिया था। चुपचाप घर का सारा काम करती, फिर अंकुश के लिए चुपचाप खाना डिनर टेबल पर रख देती। कभी कभी अंकुश जबरन बिंदिया को अपने पास बैठा लेता और 2-4 निवाले अपने हाथों से खिला देता। मन मार कर बिंदिया खा लेती। इसी तरह 1 महीने बीत गए थे। रात को बिंदिया बेड पर सो रही थी। गाउन पहने बिंदिया का हुस्न देखकर एक पल के लिए अंकुश का ध्यान भटका। रात के 12 बज रहे थे। अंकुश लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, मगर बिंदिया पर नज़र पड़ते ही उसका मन भटक गया। आखिर वो उसकी बीवी थी, उसका पूरा हक था, मगर वो बिंदिया की नज़रों में और गलत साबित होना नहीं चाहता था। इसलिए खुद को संयत करते हुए अंकुश ने लैपटॉप बंद कर दिया और लाइट बुझाकर सोफे पर आकर सो गया। 1 महीने से अंकुश सोफे पर सोता आ रहा था। बिंदिया ने इशारे से अंकुश को इशारे से बेड पर सोने को कहा और खुद सोफे पर सोती, मगर अंकुश ने साफ मना कर दिया। सुबह जब अंकुश की आंखें खुली तो उसने देखा कि बिंदिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने भीगे बाल संवार रही है और भीगे बालों से पानी की छींटे आकर अंकुश के चेहरे पर पड़ रहे थे। लाल रंग की शिफॉन की साड़ी में बिंदिया का हुस्न और दमक उठा। अंकुश का जी चाहा कि उठे और अपनी बीवी को अपनी आगोश में इस तरह कैद कर ले कि वो कभी भी इस कैद से निकल ना सके, मगर अंकुश मन महसूस कर रह गया। फिर बेड से अंकुश उठा और उस रूम की तरफ बढ़ने लगा कि किसी की आहट से बिंदिया पलटी और उसके हाथ से कंघी छूट कर दूर जा गिरी। बिंदिया का पैर सरका, वो अंकुश के सीने पर जा गिरी। अचानक हुई इस हमले से अंकुश भी बिंदिया को संभाल नहीं सका और दोनों फर्श पर आ गिरे। अंकुश के सीने पर सर रखी बिंदिया डर के मारे उसने अपनी आंखें मूंद ली थी। बिंदिया की बंद आंखें और उसके सीने पर रखा बिंदिया का सर। अंकुश का दिल करार पाकर भी बेकरार हो रहा था। कुछ ही पल बाद बिंदिया ने सर उठाकर देखा। अंकुश की आंखों में छलकती लो देती मोहब्बत को और अंकुश की गरम गरम सांसें। बिंदिया जल्दी से घबरा कर उठी कि एक बार फिर से अंकुश के सीने पर आ गिरी। अंकुश मुस्कुरा उठा और कसकर बिंदिया को अपने बाजुओं में बांध लिया। बिंदिया उसके बाजुओं के घेरे से निकलने के लिए छटपटाने लगी। उसकी छटपटाहट को देखकर अंकुश ने उसे आज़ाद कर दिया और कहा, तुम जितनी बार गिरोगी संभालने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। बिंदिया गुस्सा दिखाती हुई चली गई और आज अंकुश के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। शाम का समय था। लॉन में अंकुश और अंकुश के दोस्त दोनों चाय पी रहे थे। यार अंकुश, भाभी कब तक मानेंगी? तुम भाभी से कुछ कहते क्यों नहीं? उन्हें मनाने की कोशिश क्यों नहीं करती? कब तक ऐसे चलता रहेगा? परेशान होकर विनय अपने दोस्त से पूछ बैठा। यार विनय, मैं क्या कहूँ? जिस दिन बिंदिया को मुझसे सच्चा प्यार होगा वो खुद समझ जाएगी मुझे और मेरी मजबूरियों को। मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। वो जैसी भी रहे, मुझे हर रूप में वो अच्छी लगती है। अंकुश की मोहब्बत देखकर विनय भी हैरान था। अपने दोस्त पर उसे गर्व महसूस हो रहा था। यार तुम एक काम करो, बिंदिया को उसके माँ बाप से मिला दो, विनय ने कहा। अगर बिंदिया कहेगी तो मैं ज़रूर मिलवा दूंगा, अंकुश ने कहा। एक दिन दोपहर के समय बिंदिया बेड पर लेटी टीवी देख रही थी कि अंकुश ने कमरे में कदम रखा और बिंदिया से कहा, बिंदिया ज़रा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें कहीं ले जाना है। मुझे नहीं जाना है, इशारे में बिंदिया ने कहा। तब डपट कर अंकुश ने कहा, बिंदिया तुम्हें जाना होगा, चलो। अंकुश ने गुस्से से, बिंदिया को बहुत डर लगता था इसीलिए वो फ़ौरन तैयार हो गई। अंकुश ने गाड़ी एक हॉस्पिटल के आगे रोक दी।
बिंदिया जब अंदर आई तो हैरान रह गई। बिंदिया के पापा बेड पर लेटे थे। बिंदिया पापा को बीमार देखकर रोने लगी। बिंदिया की माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया। माँ के गले लगकर बिंदिया पपक पपक कर रोने लगी। बिंदिया की माँ ने आंसू पोंछे और बेटी से कहा, बेटा तेरे पापा की दोनों किडनी खराब हो गई थी, उनका बचना मुश्किल था। मगर जब अंकुश जी को पता चला तो वो फ़ौरन हमारी मदद को आए। ऑपरेशन और दवा के खर्च में 10 लाख लगा। उन्होंने सबका बिल पे किया। सुनकर बिंदिया आश्चर्यचकित रह गई। बेटा तुम्हारी शादी जिस लड़की से होने वाली थी, उस लड़के के घर वालों ने मोहल्ले में खूब हल्ला किया और तुम्हारे पापा को जेल भेज दिया था। तब अंकुश जी ने हमारी मदद की। बेटा अंकुश जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका कभी दिल मत दुखाना। बिंदिया की माँ ने बिंदिया को समझाते हुए कहा। बिंदिया के पापा ने भी अंकुश के लिए कहा, बेटा हमारा दामाद हीरा है, हीरा, और हीरे की परख एक जौहरी ही करता है। हमेशा अपने पति को खुश रखना। जाते वक्त बिंदिया के पापा ने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा। बिंदिया हॉस्पिटल में 2 घंटे रही और अपने मम्मी पापा से मिलकर बेहद खुश हुई। पूरे रास्ते बिंदिया अंकुश के बारे में सोचती रही। ये तो छुपा रुस्तम निकला, भनक तक नहीं लगने दी। आज पहली बार बिंदिया ने अंकुश को एक पत्नी की नज़र से देखा। उसे अपने पति पर बेशुमार प्यार आया। सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी। गाड़ी ड्राइव करता हुआ अंकुश उसे बेहद प्यारा लग रहा था। घर पहुंचकर बिंदिया ने पहले आराम किया, फिर अंकुश के लिए चाय बनाई और प्यार से उसे थमाया। अंकुश ने जब बिंदिया का चेहरा देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि बिंदिया बहुत खुश हो। जब बिंदिया कुछ देर तक अंकुश के पास ही खड़ी रही तो अंकुश ने कहा, क्या हुआ बिंदिया, कुछ कहना है क्या? शर्माती सुखचाती बिंदिया ने इशारे से धन्यवाद कहा। अंकुश भी अब पढ़ने लगा था कि गूंगे लोग कैसे इशारों में बातें किया करते हैं, ताकि बिंदिया के इशारों को समझ सके। बिंदिया को और भी बहुत कुछ कहना था, मगर कहती कैसे, इसीलिए वो अपने कमरे में चली गई। हमदम उससे इतनी मोहब्बत करता है, मगर वो शब्दों से अपने हमदम को प्यार का इकरार नहीं कर सकती थी। ये सोचकर उसके अंदर दर्द का एक उफान उठा। जाने कब अपने शब्दों से अंकुश का शुक्रिया अदा कर पाएगी। यही सोचकर बिंदिया मायूस हो गई, पर उसने अंकुश को खुश करने के लिए दिल लगाकर तैयार हुई थी। आज वो सच में अंकुश की पत्नी लग रही थी। रात का डिनर अंकुश को आज बेहद लजीज लग रहा था, क्योंकि बिंदिया आज ज़बरदस्ती अंकुश को ज़्यादा खिला रही थी। अंकुश के खाने के बाद अंकुश की जूठी थाली में ही बिंदिया खाना खाने लगी। देखकर अंकुश को आज ताज्जुब हुआ, मगर उसने कुछ कहा नहीं। पर हाँ, बिंदिया का ये रूप उसे बेहद प्यारा लग रहा था। रात को सारे काम निपटा कर अंकुश सोफे पर सोने के लिए जाने लगा तो बिंदिया ने अंकुश के हाथ में एक चिट्ठी थमा दी, जिस पर लिखा था, अंकुश जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा, जबकि आपने मेरे परिवार को मुसीबत से निकाला। हाँ, आज से मैंने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। बिंदिया का खत पढ़कर अंकुश मुस्कुरा उठा। जब अंकुश ने बिंदिया की तरफ देखा तो बिंदिया ने शर्म से अपनी निगाहें झुका ली। अंकुश बिंदिया के करीब पहुंचता कि जोर से बिजलियां कड़क उठी। डर के मारे बिंदिया अंकुश के सीने से जा लगी। ये देखकर अंकुश ने अपने मन में कहा, थैंक यू बिजली देवी, आप महान हो। बिजली का कड़कना जब बंद हुआ तो बिंदिया अंकुश के सीने से परे हुई। अंकुश ने बिंदिया से कहा, बिंदिया मैंने ही तो समस्याएं खड़ी की थी, फिर मुझे ही तो उसे हल करना था। इसमें मैंने तुम पर या तुम्हारे परिवार वालों पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये तो मेरा फ़र्ज था। बिंदिया मुझे तुम्हारे इन कहे शब्दों का इंतज़ार था कि कब तुम मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हो, और आज वो दिन आ ही गया। इसीलिए मैं आज के दिन को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। इतना कहकर अंकुश बाजार चला गया और बाजार से बहुत सारे गुलाब सजावट के सामान खरीद लाया। बिंदिया देखकर अभी चिंतित थी। फिर अंकुश ने अपने बेडरूम को अच्छे से सजाया। इन कामों में बिंदिया ने भी उसकी मदद की। कमरा सुहाग कच्छ के रूप जैसा लग रहा था। फूलों और इत्र की खुशबू से कमरा सुशोभित हो रहा था। इत्र की खुशबू ने
दोनों का मन मोह लिया था। घूंघट डालकर बिंदिया बेड पर बैठ गई और अंकुश ने हौले से बिंदिया का घूंघट हटाया। घूंघट के रूप में सजी बिंदिया कयामत लग रही थी। अंकुश ने दीवानगी से बिंदिया को निहारा तो शर्मा कर बिंदिया ने अपनी हथेलियों से अपना चेहरा ढांक लिया। अंकुश ने बिंदिया के चेहरे से उसकी हथेलियों को हटाया, फिर बड़े प्यार से बिंदिया के गले में डायमंड का नेकलेस पहना दिया। बिंदिया मुँह दिखाई पसंद आई? अंकुश ने पूछा तो बिंदिया ने हाँ में सर हिलाया। आज उन दोनों की मिलन की रात थी। एक दूसरे के आगोश में दोनों फना हो गए थे। मोहब्बत के एहसास से बिंदिया अंकुश के सीने से चिपकी अपने आप को भी भूल बैठी थी। अंकुश और बिंदिया दो जिस्म एक जान हो गए थे। आज अंकुश के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चली थी। सही मायने में बिंदिया आज हमेशा हमेशा के लिए अंकुश की हो गई थी। सुबह सुबह बिंदिया की अलसाई आंखें खुली तो उसने देखा कि अंकुश उसे मोहब्बत से ताक रहा है। क्या हुआ? बिंदिया ने इशारे से पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था, अंकुश ने कहा। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कहकर अंकुश ने बिंदिया के माथे पर अपने लब रख दिए। बिंदिया ने इशारे में बिंदिया ने भी गुड मॉर्निंग कहा। फिर दोनों बिस्तर से उठ गए। नहाकर अंकुश तैयार हो गया तो बिंदिया ने जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगा दिया, ये सोचकर कि कहीं ऑफिस के लिए देर ना हो जाए, क्योंकि आज अंकुश ने तैयार होने में देर लगा दी थी। अंकुश ने टेबल पर नाश्ते की प्लेट देखा तो कहा, बिंदिया आज से मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो बिंदिया घबरा कर पूछी, क्यों? तब मुस्कुराकर अंकुश ने जवाब दिया, क्योंकि आज से नाश्ता तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगी। इशारे से बिंदिया ने बहाना बनाया, आप ऑफिस के लिए देर हो जाओगी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा बिंदु, अंकुश ने प्यार से कहा मुस्कुराकर। तब बिंदिया ने निवाले बनाकर अंकुश को खिलाया और अंकुश ने बिंदिया को खाना खाने के बाद अंकुश ने कहा, बिंदु आज बाहर 3 मूवी देखने चलेंगे, तुम तैयार रहना, बहुत अच्छी और रोमांटिक मूवी आई है। बिंदिया ने हाँ में सर हिलाया और सारे काम वक्त से पहले निपटाने चली गई ताकि आराम से मूवी देखने जा सके। खुशी की मारे आज बिंदिया के हाथ कांप रहे थे। रात का स्मरण करके अंकुश ने जी भर कर अपना प्यार बिंदिया पर लुटाया था। सेद कर उसने जो रखा था, बिंदिया की कमी भी अब उसे खूबी लगने लगी थी, क्योंकि अंकुश उसकी जुबान बन चुका था। बहुत भागों वाली थी बिंदिया, जो उसे इतना चाहने वाला जीवन साथी मिला था। 12 बजे बिंदिया जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अंकुश ने बिंदिया को जब देखा तो देखता ही रह गया। पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी बिंदिया। शायद अंकुश की मोहब्बत के एहसास ने उसके हुस्न में 4 चांदनी लगा दिया था। लंबे सिल्की बाल, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, झील सी गहराई के लिए हुए तरासे हुए सांचे में ढला बदन, तिकोना और मासूम चेहरा, सुर्ख होंठ, गुलाब की पंखुड़ी भी शर्मा जाए देखकर। पतली झीनी ब्लू रंग की साड़ी में बिंदिया किसी हीरोइन की माफिक खूबसूरत लग रही थी। अंकुश तो बिंदिया को देखकर अपने होश खो बैठा। बिंदिया ने इशारा किया तो वो होश में आया। बिंदिया भला की खूबसूरत थी, मगर ईश्वर ने एक कमी डाल दी थी, जुबान छीन कर। मगर वो कमी भी अंकुश को पाकर अब दूर हो गई। गाड़ी ड्राइव करता हुआ अंकुश ने रोमांटिक गाना लगा दिया, मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बिंदिया और अंकुश दोनों मोहब्बत के नशे में चूर हो गए थे। सिनेमा हॉल में जाते समय अंकुश ने बिंदिया का हाथ थाम लिया था। हर किसी की निगाहें बिंदिया पर ही ठहर जाती। एक खातून ने तो ये भी कह दिया, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, माशाअल्लाह, आपकी बेगम बड़ी हसीन है। उस मुस्लिम महिला को अंकुश ने शुक्रिया कहा। सिनेमा देखते समय 2 घंटे का सीन बीत गया तो बिंदिया थक गई। उसने थक कर अपना हाथ अंकुश के कंधे पर रख दिया। मूवी बहुत प्यारी थी। दर्शक खूब तालियां पीट रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। सिनेमा हॉल में बहुत भीड़ थी। बाहर निकलते समय दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। उसके बाद बिंदिया को लेकर अंकुश होटल चला आया। लंच करके दोनों शॉपिंग मॉल में आ गए। अंकुश ने कहा, बिंदिया तुम्हें जो भी खरीदना है ले लो, अपनी बहन और भाई के लिए भी कोई गिफ्ट ले लेना। बिंदिया ने मॉल में सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा। फिर अंकुश को ने बिल पे किया और बिंदिया से कहा, तुम मॉल के बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। उसके बाद अंकुश गाड़ी पार्क करके सड़क पर आया तो देखा कि बिंदिया नहीं है, तो उसने गाड़ी से उतरकर
इधर उधर देखा पर बिंदिया कहीं नजर नहीं आई। अंकुश व्याकुल हो उठा। आसपास के 100 वालों से भी पूछने लगा। सबने कहा मैंने नहीं देखा। अंकुश ने अपने मोबाइल से फ़ोटो निकाल कर सबको दिखाया और कहा सर ये मेरी वाइफ है, यहीं पर खड़ी थी, जाने कहाँ चली गई। सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बोल भी नहीं सकती, कैसे किसी से मदद ले पाएंगी। सर हमने आपकी वाइफ को यहाँ खड़े तो देखा पर कहाँ चली गई ये नहीं देख पाया। उनमें से एक 100 वाले ने कहा। फिर अंकुश मॉल में चला गया। पूरे मॉल को छान मारा पर बिंदिया कहीं नहीं दिखी। हैरान परेशान होकर अंकुश अपना सर पकड़कर सड़कों पर ही बैठ गया। अंकुश ने विनय को बताया। फिर दोनों दोस्त मिलकर पूरे शहर की झांक मारी मगर बिंदिया का कहीं पता नहीं चला। अभी अभी तो प्यार की कपूलें खिल रही थी और अभी ही मुरझा गई। काश ऐ नसीबों में पहले पूरी तरह से खिलने तो दिया होता। अंकुश आंखों में आंसू लेके ईश्वर से फरियाद कर रहा था। बगल से गाने की आवाज़ आ रही थी। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा। रात को 12 बजे थक हार अंकुश घर लौटा था। सोफे पर बैठकर बिंदिया की ही चिंता कर रहा था। जाने कहाँ होगी, कैसी होगी, सोचकर व्याकुल हो रहा था अंकुश। दूसरे दिन सुबह होते ही अंकुश ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। बिंदिया के माँ बाप भी बहुत परेशान थे। पुलिस भी अपना काम कर रही थी मगर बिंदिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। देखते देखते 2 महीने बीत गए। अंकुश का गुलाबी पड़ा चेहरा मुरझा गया था। ऑफिस भी जाना छोड़ दिया था। एक दिन अंकुश की मम्मी पापा अंकुश के घर आए। बेटा तुमने कैसी हालत बना ली है, चलो हमारे साथ, चलो घर लौट चले। हमें अपने किए पर पछतावा है बेटा, हमें माफ़ कर दो, हम अपनी बहू को ढूंढ निकालेंगे, सविता प्रताप ने कहा। मम्मी पापा को पछतावे की आग में जलता देख अंकुश उनके साथ आ गया। सविता प्रताप बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। दिलावर प्रताप भी अपनी बहू को ढूंढ रहे थे। उन्होंने विज्ञापन भी दे दिया था कि जो मेरी बहू का पता बताएगा उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इन सब के बावजूद बिंदिया नहीं मिल रही थी। 3-4 महीने तक रोज़ अंकुश बिंदिया को ढूंढने बगल के शहरों में निकल जाता। धीरे धीरे अंकुश का दिल बैठने लगा था। वो बिंदिया की याद में चुपके से ड्रिंक भी लेने लगा था। 6 महीने के बाद अंकुश के पापा के दोस्त संजीव कुंज की बेटी रूही कुंज कनाडा से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके लौटी थी। स्कूल में दोनों एक साथ ही पढ़ते थे। रूही जब अंकुश से मिलने आई तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। रूही एक मॉडर्न लड़की थी। उसकी पर्सनालिटी में खुलापन था। छोटे छोटे कपड़े ही पहनती थी वो। मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, कंधे तक लेजर कटे बाल, गोरी रंगत, लंबी छरहरी काया, स्लीवलेस कपड़ों में कोई मॉडल लगती। उसने आते ही अंकुश के हाथों को चूम लिया। फौरन का नशा चढ़कर बोल रहा था। मन ही मन रूही अंकुश को चाहती थी। जब सविता प्रताप ने बिंदिया के बारे में उसे पता चला तो वो बोल उठी, आंटी अंकुश पागल हो गया था। जो लो क्लास की लड़की से शादी कर बैठा, और तो और वो गूंगी भी थी। अब उस लड़की को भूल जाइए और फटाफट अंकुश की फिर से शादी करवा दीजिए। रूही ने जोश में कहा। मगर बेटा कोई अच्छी लड़की तो मिले, सविता प्रताप ने मायूसी के साथ कहा। आप हाँ तो करिए, अंकुश के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। शर्माते हुए रूही ने मुस्कुराहट के साथ कहा। सविता प्रताप रूही के मन की बात समझ गई। बेटा अगर तुम मेरी बहू बन जाती तो हमारे दिन ही पलट जाता। सविता ने रूही के गालों को प्यार से छूकर कहा। आंटी रूही आपकी बेटी भी है और अब बहू बनने के लिए भी राजी है। रूही ने सविता के दोनों हाथों को थाम कर कहा। तभी कमरे की गैलरी में दिलावर प्रताप निकले और रूही की बातें सुनकर मुस्कुरा उठे। दिलावर प्रताप कैसी हो बेटा? रूही कुंज नमस्ते अंकल, ठीक हो बेटा। तुम अंकुश का जरा ध्यान रखो, उसे पिकनिक पर ले जाओ, चाहे जैसे भी हो। साम दाम दंड भेद नीति जो अपनाना पड़े अपनाओ और अंकुश के मन से बिंदिया के इश्क का भूत निकाल दो। दिलावर प्रताप ने कहा। अंकल डोंट वरी अबाउट अंकुश, मैं हर कोशिश करूँगी। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा एंड टेक केयर।
उसके बाद रूही अपने मिशन पर लग गई। बहाने बनाकर अंकुश के पास जाती, सेक्सी लुक सेक्सी ड्रेस में, ताकि अंकुश इम्प्रेस हो सके। मगर अंकुश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तंग कपड़े और मॉडर्न गर्ल्स से वो हेट करता था। अंकुश डियर, आज जब पार्टी में आ ही गए हो तो थोड़ा एंजॉय करो। अपनी सहेली की पार्टी में रूही जबरन अंकुश को लेकर आ गई और अंकुश का हाथ पकड़कर डांस करने लगी। अंकुश पर खड़ा था बेमन सा। रूही ने जब अंकुश के दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख दिया और कहा कपल डांस करना, तो अंकुश को गुस्सा आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ रूही के गाल पर जड़ दिया। रूही, यू डोंट डिस्टर्ब मी माई लाइफ एंड गो टू हेल, गुस्से से कहता अंकुश पार्टी से निकल गया। भरी महफिल में अंकुश ने रूही की इंसल्ट कर दी। सभी मुड़ मुड़ कर रूही को देख रहे थे। अंकुश, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। उस बिंदिया में ऐसा क्या है जो तुमने मुझे इग्नोर किया? उस बिंदिया के लिए तुमने मेरी इंसल्ट की ना। देखना, अब मैं उस बिंदिया को छोड़ूंगी नहीं। उस रूम में अपने चेहरे पर हाथ फेरती हुई रूही अपने आप से बोल रही थी। अंकुश के थप्पड़ के निशान रूही के गालों पर साफ नजर आ रहे थे। बिंदिया अपने पेट पर हाथ फेरते हुए अपने होने वाले बच्चे को महसूस कर रही थी। आंखों से आंसू लबालब बह रहे थे। आगरा में गूंगे बच्चों का एक स्कूल था जिसमें बिंदिया बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही थी। संगिनी मैम ने बिंदिया की काफ़ी मदद की। उस दिन अगर ट्रेन में संगिनी मैम नहीं मिलती तो बिंदिया के साथ कितना बुरा होता, कोई सोच भी नहीं सकता। एक एक कर सारी बातें बिंदिया की आंखों से होकर गुजरने लगी। उस दिन मॉल के बाहर थोड़ी दूरी पर खड़ी बिंदिया अंकुश का इंतजार कर रही थी कि एक ब्लैक कार बड़ी तेज़ी से उसके पास आई और उसे गाड़ी में खींच लिया। जब तक बिंदिया कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो गई थी। बिंदिया की आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। बिंदिया कब तक बेहोश रही कुछ पता नहीं चला सका। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक चेयर पर वो कैद है। उसके दोनों हाथ और पैरों में रस्सी बंधी थी। बिंदिया ने जब नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो वो चकरा कर रह गई। सामने की टेबल पर बैठा दिलावर प्रताप जहरीली हंसी हंस रहा था। बिंदिया, तुमने क्या सोचा कि हमारे इकलौते बेटे को हमसे छीन कर तुम चैन से जी लोगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम हमारे स्टेटस के काबिल नहीं, लो क्लास से बिलोंग करती हो, फिर तुम्हें कैसे बहू मान लेता? और पता है तुम में सबसे बड़ी कमी क्या है? गूंगी हो तुम। मिस्टर दिलावर प्रताप, जिसकी मुंबई में बड़े बड़े बिजनेसमैनों में शान के साथ नाम लिया जाता है, उसके पास दौलत शोहरत की कमी नहीं। तो 2 टके की लड़की जिसका पेट भर खाने तक की औकात नहीं, वो मेरी बहू बनने के सपने देख बैठी। माय फुट, तुम्हें तो मैं अपने कदमों की धूल तक न बनाऊं, इसीलिए गनीमत समझो कि तुम अब तक जिंदा हो। मेरा बेटा तुम्हारे प्यार में पागल है। अगर जरा भी तुम्हें मेरे बेटे से प्यार है तो चुपचाप यहाँ पड़ी रहो। तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हें मिलेगा। जब मेरे बेटे की फिर से शादी हो जाएगी तब तुम्हारी भी शादी और से करवा दूंगा। मेरे बेटे की ज़िंदगी में तुम कभी दखल मत देना, वरना जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर दिलावर प्रताप चेयर से उठा, कमरे से बाहर निकल गया। बिंदिया बुद्ध बनी सारी बातें चुपचाप सुनती रही। आंखों से बल बल आंसू बह रहे थे। हाय दैया, कैसा दिन देखने को मिल रहा है। अंकुश जी मेरे बिना कैसे होंगे, कैसे जीऊँगी मैं उनके बिना, सोचकर बिंदिया फूट फूट कर रोने लगी। 1 महीने से कैदी का जीवन जी रही थी बिंदिया कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। वोमिट करने लगी थी बिंदिया तो दिलावर प्रताप ने अपने आदमियों से कहा वहीं पर डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करा दो। तब बिंदिया का चेकअप कराने एक डॉक्टर आई थी। उसने कहा खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। सुनकर बिंदिया तो खुश हो गई, मगर जब दिलावर प्रताप को पता चला तो उसने अपने आदमियों से कहा डॉक्टर से मिलकर कोई दवा खिला दो ताकि बच्चा मर जाए। बिंदिया ने सारी बातें सुन ली थी। डर से उसकी हालत ख़राब हो गई। बिंदिया बस अपने कमरे में पूरा दिन वहाँ रहती थी, कभी कभार गैलरी में घूम आती थी। तभी जब उसके साथ दिलावर का कोई आदमी नहीं होता था। अपने बच्चे के मारने की बात सुनकर बिंदिया अपने पेट पर हाथ रखकर रोने लगी। ये बच्चा उसके प्यार की निशानी है, भला अपने बच्चे को कैसे मरने देगी। उसकी ममता तड़प उठी। एक माँ अपने बच्चे के लिए अकेली पूरी दुनिया से लड़ सकती है,
जब भी बच्चे के ऊपर संकट आता है तो एक माँ अपने बच्चे के लिए एक ढाल बन जाती है। बिंदिया के अंदर अब ममता की शक्ति आ गई थी। ममता कभी गूंगी, बहरी, अंधी, अपाहिज या कमज़ोर नहीं होती, वो तो हमेशा बलवान होती है। इसीलिए बिंदिया ने एक फैसला किया। शाम के 4 बजे का समय था। बिंदिया घूमने के बहाने कमरे से निकली। उसके साथ दिलावर का भी आदमी था। वो आगे आगे था और बिंदिया पीछे पीछे थी। बिंदिया ने एक पत्थर का टुकड़ा अपने हाथों में लिया हुआ था। पीछे से उसके सर पर बिंदिया ने पत्थर से मारा। वो चारों खाने चित्त हो गया। सर से बल बल खून निकलने लगा। बिंदिया दौड़कर बंगले से बाहर लॉन में आ गई। छोटा सा ये बंगलो था जिसमें छोटा सा लॉन भी था। दिलावर के 4 आदमी यहाँ रहते थे, तो 2 तो काम से मार्केट चला गया और एक तो चारों खाने चित हो गया। दूसरा बंगलों के बाहर पहरेदारी कर रहा था। लॉन में छिपकर बिंदिया ने एक और पत्थर जानबूझकर बंगलों के भीतर फेंका। आवाज़ सुनकर दरबान दौड़कर बंगलों के भीतर गया। तब तक बिंदिया बंगलों का गेट पार कर बाहर निकल चुकी थी। ऑटो वाले को एक चिट थमा दिया जिसमें लिखा था रेलवे स्टेशन। ऑटो वाले ने उसे रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। अहमदाबाद के स्टेशन पर बैठी बिंदिया किसी भी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। आज स्टेशन पर आकर बिंदिया को पता चला कि वो अहमदाबाद में कैद थी। जब एक ट्रेन आई तो बिंदिया उसमें बिना सोचे समझे बैठ गई, क्योंकि उसे दिलावर के आदमियों से बचना था। वो ट्रेन आगरा के रास्ते जाने लगी थी। ये बिंदिया को तब पता चला जब टीटी टिकट चेक करने आया। बिंदिया अंदर से डरी थी क्योंकि टिकट उसके पास नहीं था। सामने की सीट पर बैठी संगिनी कब से बिंदिया को देख रही थी, जो काफ़ी डरी डरी सी लग रही थी। टीटी के आते ही उसके चेहरे का डर और बढ़ गया। तो संगिनी से रहा नहीं गया। वो पूछ बैठी, कोई दिक्कत है मिस? अगर हाँ तो बोलिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। बिंदिया ने उसे आस भरी नज़रों से देखा और इशारे से कहा, उसके पास टिकट नहीं है। संगिनी समझ गई। उसने भी इशारे से बिंदिया से कहा, चिंता मत करो, मैं मदद करती हूँ। फिर वो टीटी से बात करके बिंदिया के लिए टिकट बनवा दी। संगिनी बिंदिया की प्रॉब्लम समझ गई कि वो गूंगी है और बिंदिया को कुछ राहत मिली कि चलो कुछ तो टेंशन दूर हुई। फिर भी संगिनी ने देखा कि बिंदिया के चेहरे पर मायूसी व्याप्त है, तो वो बिंदिया के बारे में जानने का मन ही मन बना बैठी। आगरा के स्टेशन पर पहुंचते ही संगिनी गाड़ी से नीचे उतरी। बिंदिया भी भारी कदमों से नीचे उतरी। संगिनी ने इशारे से पूछा, अब तुम अपने घर जाओगी? नहीं पता कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं, बिंदिया ने मायूसी से इशारे में कहा। तब संगिनी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें मदद की ज़रूरत है, बुरा ना मानो तो मेरे घर चलो। संगिनी के प्यार और मनोहार को देखकर बिंदिया उनके साथ चल पड़ी, क्योंकि सिवाय इसके उसके पास कोई रास्ता नहीं था। संगिनी के घर पहुंचकर बिंदिया की चिंता दूर हो गई, क्योंकि संगिनी एक स्कूल चलाती थी जो अनाथ गूंगे बहरों का स्कूल था। संगिनी एक विधवा 40 साल की औरत थी। उसका एक ही बेटा था जो अमेरिका में पढ़ रहा था। दौलत की कोई कमी नहीं थी संगिनी के पास। संगिनी एक दयालु और उदार महिला थी। अनाथों के लिए फ्री में स्कूल खोल रखा था। संगिनी ने बिंदिया को भी स्कूल में पढ़ने को बोला। सैलरी भी 10,000 दे रही थी, साथ में खाना पीना रहना फ्री। अंधों को क्या चाहिए, 2 आँख। बिंदिया राजी हो गई। कम से कम किसी पर बोझ तो नहीं बनेगी, अपने बच्चों को तो पाल लेगी। ये होने वाला बच्चा ही अब बिंदिया का इकलौता सहारा था। बिंदिया स्कूल में पढ़ाने लगी थी। 2 दिन आराम की, फिर अपने काम में जुट गई। संगिनी ने जब उससे पूछा कि इस हालत में वो अकेली कैसी, तब बिंदिया ने सारा वृतांत उससे कह सुनाया। सुनकर बिंदिया को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूं, मगर बिंदिया ने मना कर दिया। संगिनी बिंदिया के हर दर्द को भली भांति समझ रही थी। बिंदिया अपनी शांति भंग नहीं करना चाहती थी। दिलावर उसके बच्चे को मार सकता था, इसीलिए उसने कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहा। सब कुछ भुलाकर वो फिलहाल अपने बच्चे पर फोकस कर रही थी। इन कामों में संगिनी भी उसकी काफ़ी मदद कर रही थी। देखते देखते डिलीवरी का टाइम करीब आ गया। डॉक्टर आई और चेक करने लगी। संगिनी दीदी की आवाज़ सुनकर बिंदिया अतीत से बाहर आई और फिर डॉक्टर से चेकअप कराने चली गई।
थप्पड़ खाकर रूही का दिल जल चुका था। इसीलिए रूही और दिलावर दोनों ने मिलकर एक चाल चली, क्योंकि दोनों को पता चल चुका था कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। इसके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दिलावर को रूही बहू के रूप में पसंद थी, क्योंकि वो भी दिलावर के स्टेटस की थी, इकलौती और दौलतमंद भी। दिलावर को बस नाम और पैसे से प्यार था, जिसके लिए किसी भी हद तक वो जा सकता था। अंकुश सुबह का नाश्ता करके उठने ही वाला था कि दिलावर ने रोते हुए अपने बेटे के हाथ पे पेपर थमा दिया। अंकुश और अंकुश की मम्मी पापा साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अंकुश के पापा को नाश्ता करते वक्त पेपर पढ़ने की आदत थी। अंकुश ने पेपर पढ़ने के लिए पलटा कि बैक पेज पर उसकी नज़र बिंदिया के फ़ोटो पर पड़ी, जहाँ लिखा था कि 10 दिन पहले इस लड़की की लाश मिली थी पूना में, और पेपर में न्यूज़ देने पर भी इसके परिजन नहीं आए, तो इसका दाह संस्कार पुलिस वालों ने कर दिया। बिंदिया की मौत की खबर सुनकर अंकुश बेहोश हो गया। पेपर हाथ से दूर जा गिरा। दिलावर प्रताप घबरा कर चेयर से उठा। बिंदिया के मरने की खबर सुनकर अंकुश का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। अपने पागलपन में वो बिंदिया बिंदिया कहकर चिल्लाता और सामानों को उठा उठा कर फेंक देता। सविता प्रताप अपने बेटे की ऐसी दुर्दशा देख कर रो पड़ती। हे भगवान, ये तूने क्या किया? क्यों उस लड़की को मार डाला? वो तो मेरे बेटे की सांस थी। सविता का विलाप सुनकर दिलावर के हृदय को कुछ नहीं हुआ। रूही को पता चला तो वो अंकुश के पास आई। उसे पागल देखकर उसके कलेजे को ठंडक मिल गई। उसने बहुत अपमान किया था मेरा। चलो अच्छा हुआ बिंदिया भी मर गई और अंकुश पागल भी हो गया। अब मेरा यहाँ क्या काम? सबके सामने झूठा दुख प्रकट करके रूही वहाँ से चली गई। दिलावर प्रताप ने आदमियों को लगा लिया बिंदिया को ढूंढने, जब से वो गायब हुई थी, पर अभी तक वो किसी को नहीं मिली। दिनों दिन अंकुश की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा इसका एक ही इलाज वो लड़की है, जिस लड़की का नाम वो अपनी ज़ुबान से हमेशा रटते रहता है। डॉक्टर का कहना था कि बिंदिया को देखकर ही अंकुश ठीक हो सकता है, वरना चांस बहुत कम है ठीक होने की। अब क्या करता दिलावर? उसे क्या पता था कि उसने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। बेटे की बिगड़ती हालत देख सविता प्रताप को हार्ट अटैक आ गया। दिलावर का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। पानी की तरह पैसा बहा रहा था दिलावर, मगर चाह कर भी अपने बेटे को ठीक नहीं करवा पा रहा था। अब दिलावर को एहसास हो रहा था कि पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। अंकुश घर में कब क्या करता कोई कह नहीं सकता। सारा सामान पटक देता, कभी कभी तो अपने आप को ही मारने लगता। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने अपना सर ही फर्श पर पटकने लगा। सर फट गया और रक्त की धारा बह निकली। फौरन अंकुश को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा अब आप इसे घर नहीं रख सकती, इसे पागल खाने भेज दीजिए, शायद कोई चमत्कार हो जाए और आपका बेटा ठीक हो जाए। अपने बेटे को पागल खाने भेजने के ख्याल से ही दिलावर और सविता की रूह कांप उठी। दिलावर की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आज अंकुश को आगरा के पागल खाने में भेजा जा रहा था। दिलावर अब पछतावे की आग में जल रहा था। उसका स्टेटस ही अब उसका मुंह चिढ़ाने लगा था। अंकुश के जाने के बाद दिलावर प्रताप अपने कमरे में बैठकर रो पड़ा। तब सविता ने उसे हिम्मत बधाई की। ईश्वर जरूर हमारे बेटे को ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। अपने पति के कंधे पर हाथ रखते हुए सविता ने कहा नहीं सविता, वो ईश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे पाप कर्मों की सज़ा है। मैंने उस मासूम लड़की के साथ बहुत बुरा किया, उसका अपहरण करवा दिया और उसके होने वाले बच्चे को मारने कह दिया। इसीलिए वो लड़की अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे कैद से भाग निकली। दिलावर के मुख से उसके जुर्म का इकरार सुन सविता का मुख खुला का खुला रह गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा पाप करने की? सेम ऑन यू मिस दिलावर प्रताप। गुस्से और नफरत से सविता ने कहा वो लड़की मरी नहीं जिंदा है। मैंने अंकुश से झूठ कहा और झूठी खबर छपवा दिया कि बिंदिया मर गई। बस मिस्टर दिलावर प्रताप, आपकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। जब तक मेरा बेटा ठीक नहीं हो जाता और मेरी बहू मिल नहीं जाती, तब तक मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। इतना कहकर सविता उस घर को छोड़ अपने मायके चली गई। दिलावर सविता सविता पुकारता ही रह गया।
आज रूही की शादी थी। बड़े ही शान शौकत के साथ बारात आई थी। दिलावर प्रताप भी शादी में आया था रूही को आशीर्वाद देने। रूही दुल्हन बनकर बेहद खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। दिलावर प्रताप के दिल को बड़ी ठेस लगी। कितना गलत था वो, जो उसके बेटे से सच्चा प्यार करती थी, उसे कभी बहू का दर्जा नहीं दिया, और जो उसके बेटे से झूठा प्यार करती थी, उसे बहू का दर्जा दे दिया। दिलावर प्रताप को खुद से घृणा होने लगी थी। वो गिफ्ट एक नौकर के हाथों सौंप कर उल्टे पैर लौट गया। रूही का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। रईस घर की बहू बनने जा रही थी वो, मगर दिलावर की तो दुनिया ही लुट गई। उसका जिम्मेदार भी वो स्वयं ही था। ठीक 9 महीने बाद बिंदिया ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर अपनी प्रसव पीड़ा भूल गई थी बिंदिया। अपने बेटे को गोद में लेकर बिंदिया सोचने लगी, काश कि इस वक्त अंकुश जी हमारे साथ होते तो कितना खुश होते वो। अपने बेटे को देखकर खुशी से पागल हो उठती। बिंदिया का बेटा हूबहू अंकित की कॉपी था। बिंदिया ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा था। अपने बेटे को देखकर बिंदिया फिर से जी उठी थी। अब उसके जीवन को एक मकसद मिल चुका था। आत्मनिर्भर बनकर बिंदिया अपने बेटे को पाल रही थी। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी। अंकुश का पागल खाने में इलाज चल रहा था, मगर कोई असर नहीं हो रहा था। वहाँ भी अक्सर अंकुश को बांध कर रखा जाता था। दिलावर अपने बेटे को ठीक होने की उम्मीद लगाए बैठा था। हर महीने दिलावर अपने बेटे को देखने आता था, और हर महीने वो बेटे को देखकर रो कर जाता था। इधर बिंदिया अपने बेटे अर्जुन के साथ समय बीतने लगी। अर्जुन की मुस्कुराहट उसके अंदर जान फूंक देती। देखते देखते अर्जुन साल भर का हो गया। एक दिन संगिनी अपने किसी रिश्तेदार को देखने हॉस्पिटल जा रही थी, तो साथ में बिंदिया को भी ले लिया। संगिनी के रिश्तेदार में एक लड़की थी जो हॉस्पिटल में 1 साल से एडमिट थी, पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसीलिए उसको लेने जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचकर संगिनी उस लड़की से मिली। उसकी मानसिक हालत अब बिल्कुल ठीक थी। हॉस्पिटल की गैलरी से निकलते वक्त एक आवाज़ आई, बिंदिया बिंदिया। आवाज़ सुनकर बिंदिया ठिठक गई। ये आवाज़ तो बिल्कुल अंकुश की जैसी थी। बिंदिया दौड़कर आवाज़ की तरफ भागी। संगिनी भी बिंदिया के पीछे पीछे गई। सामने का नज़ारा देखकर बिंदिया रो पड़ी। अंकुश पागल के वेश में, और एक नर्स अंकुश को ज़बरदस्ती दवा खिलाने की कोशिश कर रही थी। अंकुश के हाथ पैर बंधे थे। बिंदिया अंकुश के सामने जा खड़ी हुई। अंकुश ने जब बिंदिया को देखा तो देखता ही रह गया। कुछ देर बाद अंकुश बिंदिया की ओर इशारा करके बोला, बिंदिया आ गई, मेरी बिंदिया मरी नहीं, जिंदा है। संगिनी ने नर्स से कहा, इसके हाथ पैर खोल दो। उस नर्स ने हाथ पैर खोल दिया। अंकुश दौड़ता हुआ बिंदिया के पास आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अंकुश बिंदिया को देखते ही सामान्य हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे। संगिनी ने फिर से डॉक्टर से बात की और अंकुश को हॉस्पिटल से अपने घर ले आई। अंकुश अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। जब बिंदिया ने सारी सच्चाई का पता अंकुश को चला, तो उसे अपने पापा से इतनी नफरत हो गई कि उसने गुमनाम जिंदगी जीने का फैसला ले लिया। अपनी बिंदिया के आगोश में अंकुश अपनी तड़प की दास्तान सुना रहा था, और बिंदिया भी इशारों में अपने हर एक दर्द का हिसाब दे रही थी। अंकुश ने एक फ्लैट खरीद लिया और अपनी बिंदिया अपने बेटे के साथ में ही रहने लगा। संगिनी दीदी, अपनी मेरी बिंदिया के लिए जो भी किया, उसका एहसान मैं अगर उतारना भी चाहूँ तो कभी उतार नहीं सकता। संगिनी के सामने हाथ जोड़कर अंकुश बोल रहा था, अरे पागल, अब रुलाएगा क्या? बिंदिया मेरी बहन है, इसीलिए उसकी मदद करके मैं खुद की मदद की। इसी कोई एहसान नहीं किया इस पर, इसीलिए नो थैंक यू, नो एनी कॉम्प्लीमेंट। संगिनी के प्यार ने अंकुश का मुंह बंद कर दिया। दिलावर जब अपने बेटे से मिलने आया तो बेटे को ना पाकर परेशान हो गया। डॉक्टर ने कहा, माफ़ करिए मिस्टर दिलावर प्रताप जी, आपके बेटे हॉस्पिटल से भाग चुके हैं। अलबत्ता हम लोग उन्हें खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर दिलावर आग बबूला हो गया। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। संगिनी के जान पहचान का ही डॉक्टर था, इसलिए डॉक्टर ने सारा माजरा समझकर उनकी मदद की। बेटे के खोने की गम में दिलावर बीमार रहने लगा। अंकुश की तलाश करते करते 6 माह बीत चुके थे, पर अंकुश नहीं मिल रहा था। चाह कर भी दिलावर अंकुश की तलाश नहीं कर पाया। गम ने उसे निढाल कर दिया। अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा था वो।
अंकुश मीटिंग के सिलसिले में पूना आया था तो साथ में बिंदिया और अर्जुन को भी ले आया था। अर्जुन अब 2 साल का हो चुका था। अंकुश अपने बेटे को सीने से लगा कर रखता था, इसीलिए मीटिंग में भी कहीं जाता तो बिंदिया और अर्जुन को भी ले जाता। बहुत प्यारा था बच्चा अर्जुन। उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। नर्म मुलायम गाल, गोरा रंग, सुनहरे बाल, गोल मटोल चेहरा, किसी यूनानी देवता का बच्चा लग रहा था वो। मीटिंग ख़त्म करने के बाद अंकुश बिंदिया को आइसक्रीम खिलाने शॉप पर ले आया। बिंदिया आइसक्रीम खाने लगी और अर्जुन को गोद से उतार दिया। अंकुश बिल पे करने लगा कि इतने में ही अर्जुन सड़क के बीचों बीच चला गया। लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बिंदिया पलटी तो चिल्ला उठी। अंकुश ने दौड़ लगा दी। इसी बीच एक गाड़ी से अंकुश के सर में चोट लगी, पर उसे अर्जुन को बचा लिया था। अंकुश के सर से खून बहने लगा। अंकुश को गाड़ी से टकराते देख बिंदिया चिल्ला उठी। अंकुश, अर्जुन कहकर बिंदिया चिल्लाने लगी। अंकुश ने बिंदिया की आवाज़ सुनी और बेहोश हो गया। बिंदिया की अब जुबान आ गई थी। लोगों की मदद से बिंदिया अंकुश को लेकर हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर ने कहा, चोट कोई खास नहीं, मगर खून ज़्यादा बह गया है, इसीलिए खून चढ़ाना होगा। बिंदिया का रो रो कर बुरा हाल था। हॉस्पिटल में अंकुश का ब्लड ग्रुप नहीं था। बिंदिया पूरे शहर में ब्लड ढूंढने निकल गई, पर मिल ना सका। थकी हारी बिंदिया हॉस्पिटल पहुंची तो पता चला एक बूढ़ा आदमी अंकुश को ब्लड देने के लिए राजी हो गया। अंकुश को ब्लड चढ़ रहा था। दिलावर की नज़र जब अंकुश पे पड़ी तो हैरान रह गया। आज सुबह ही हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर वो होटल गया था। होटल से वो घर के लिए निकलने ही वाला था कि डॉक्टर का फ़ोन आ गया। सर, एक जवान लड़के की जान खतरे में है। उसका ब्लड ग्रुप ओ नहीं, कहीं नहीं मिल रहा, जबकि आपका ब्लड ग्रुप ओ है। तो मैंने आपको फ़ोन किया। आपके ब्लड देने से उस लड़के की जान बच जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर दिलावर को अपने बेटे की याद आ गई और वो फ़ौरन ब्लड देने को राजी हो गया। अभी देखा तो ये पता चला कि ये तो अंकुश है, मेरा बेटा। डॉक्टर ने कहा 2 घंटे के बाद इनको होश आ जाएगा। बिंदिया जब अंकुश के कमरे में पहुंची तो दिलावर को देखकर हैरान रह गई। बिंदिया पर नज़र पड़ते ही दिलावर बिंदिया से माफ़ी मांगने लगा। बिंदिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बहुत चोट पहुँचाई तुमको। मैं माफ़ी के तो काबिल नहीं, मगर फिर भी तुमसे माफ़ी मांग रहा। हाथ जोड़कर दिलावर बिंदिया के घुटनों में बैठा माफ़ी मांग रहा था। नर्म दिल की बिंदिया ने माफ़ भी कर दिया। कोई बात नहीं पापा, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। बेड पर लेटा अंकुश को होश आ चुका था और वो सब सुन रहा था। दिलावर बेटे को होश में आए देखकर बहुत खुश हुई। अंकुश ने भी अपने पापा को माफ़ कर दिया था। दिलावर अपने बंगलों में सबको ले आया था। सविता प्रताप भी अपने बेटे बहू को देखकर वापस आ गई। दिलावर अपने पोते अर्जुन के लिए आज घोड़ा बने हुए थे। अर्जुन के मुंह से दादा दादा सुनकर दिलावर निहाल हुए जा रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अंकुश बिंदिया को छेड़ रहा था, चले जान, थोड़ा बारिश का मज़ा लिया जाए। बिंदिया के मना करने पर अंकुश जबरन बिंदिया को गोद में उठाकर लॉन में ले आया। बिंदिया भींगी भींगी बड़ी प्यारी लग रही थी तो अंकुश बोल उठा, बिंदिया चुराए मेरी निंदिया। और फिर शरारत से अंकुश ने अपनी एक आंख दबा ली। बिंदिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। दुख के बादल छट गए थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए। चलिए मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।